नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रविवार को आखिरकार कांग्रेस भवन में पदभार ग्रहण किया है और इससे पूर्व पार्टी के दिग्गज नेताओं ने करण माहरा का भव्य स्वागत किया। फूल माला पहनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी नए प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। करण माहरा के रूप में उत्तराखंड को अब नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं, नए सेनापति मिल चुके हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने विधिवत रविवार को पदभार ग्रहण किया है, यानी कि आज। और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, यशपाल आर्य, हरीश रावत सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, आम जनता से समर्थन प्राप्त करेंगे। और हमारे साथ खुद कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एफएम न्यूज में। नमस्कार अंजलि जी। करण जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज से आपने पदभार संभाल लिया है और उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि देखिए कांग्रेस के सामने अभी कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, आप खुद भी जानते हैं। चर्चाएं जो चलती रही है गुटबाजी की, अलग होने की, और आप उसको बखूबी उसका सामना करें, एक सेनापति के तौर पर संभाले पार्टी को। ये निश्चित ही चुनौतियां हैं और मुझे भरोसा है अपने हाईकमान पे और खुद पे कि मैं जो हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं उस पर खरा उतरूंगा और इन सभी दिक्कतों से पार पाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी हम देख पा रहे हैं कि जो अनुभव है, जो अनुभव आप अब लेने जा रहे हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पूरे प्रदेश की कमान अब आपके हाथों में होगी। चुनावों की जो कमान है, 2024 के चुनाव की भी कमान अब आपके हाथों में होगी कि किस तरह से कांग्रेस को आगे ले जाना है, एक नए पायदान पर ले जाना है। इसे आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ले जाएंगे? देखिए, मैं आंदोलनकारी भी रहा हूँ राज्य का, मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ, तो मुझे नीचे की इकाई का भी अनुभव, और मैं 2 बार विधायी अनुभव भी मुझे है, 2 बार का विधायक मैं रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो मैं देखता हूँ, कांग्रेस को मजबूत करना तो है ही, मेरे लिए सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज है वो है कि मैं जो सौहार्द है इस देश का, जो गंगा जमनी जो तहजीब है, उस पर जो खतरा आया है, जो इस समय कम्युनल राइट्स कराने की कोशिश हो रही है। कल रुड़की के पास की आपने घटना देखी है, पहले हम कई जगह इस तरीके की चीजें देख चुके, उनको हम कैसे रोकें, पहले हम भारत का माहौल कैसे बिगड़ने से रोकें, ये मेरे लिए चैलेंज है। हमारी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को हम कैसे बचा के रख सके, हिंदुस्तान को कैसे बचाएं, ये कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। जो कांग्रेस की प्राथमिकता है वही मेरी भी है। बिल्कुल, कांग्रेस की प्राथमिकता तो आपकी प्राथमिकता होगी ही, जाहिर सी बात है। आपने भी ये भी बताया कि आप जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं, लेकिन अब देखिए वक्त बदलने के साथ साथ कांग्रेस को अब और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। प्रादेशिक तौर पर जाहिर सी बात है, अगर पार्टी मजबूत होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी मजबूत होती है खुद ब खुद। तो प्रादेशिक स्तर पर आप कैसे पार्टी को मजबूत करने वाले हैं? क्या फिलहाल रणनीतियां रहने वाली हैं आपकी? रणनीति एक ही रहेगी। पार्टी को मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का एक ही तरीका होता है कि हम अपने ग्रास रूट के जो वर्कर हैं उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनको ट्रेन करें, उनको समझाएं कि हमारा लक्ष्य क्या है। और कोई बड़ी चीज नहीं है, कैडर तैयार हो जाएगा तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत होगी तो इस तरीके की जितनी तमाम दिक्कत है उनका समाधान हो जाएगा। और गुटबाजी जो अभी तक चल रही है, इसका क्या इलाज निकाला जाएगा? क्योंकि अभी तक बहुत कुछ उथल पुथल सी मची हुई है कांग्रेस में अंदर खाने में, अब इसका क्या इलाज निकालेंगे आप? देखिए, हाईकमान ने इसका इलाज करण मेहरा निकाला है गुटबाजी का। मैं सबसे छोटा हूँ पूरी पार्टी में, सभी मेरे सयाने हैं, मेरे से किसी का कोई गुट नहीं है, सब मुझे प्रेम करते हैं और मैं कामयाब रहूंगा सबके प्यार और आशीर्वाद से कि पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आगे को चला सकूं। कार्यकर्ताओं के बीच में इतना विश्वास जगाना चाहता हूं कि कोई भी गुट ना रहे, केवल कांग्रेस और कांग्रेस रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपने सोच कर रखा है, जो अनुभव आपका होने वाला है, वो उसमें बखूबी आप सफल भी हो। धन्यवाद अंजलि, थैंक यू वेरी मच।
तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने साझा भी किया कि वो आखिर किस तरह से पार्टी को अब मजबूती प्रदान करने वाले हैं। और जब उनसे पूछा गया कि गुटबाजी का आखिर क्या इलाज है, तो उन्होंने देखे मुस्कुराते हुए हंसते हुए सीधा जवाब दिया कि कांग्रेस हाईकमान ने इसका इलाज निकाल लिया है और वो खुद मैं हूं, यानी कि करण माहरा है। अब पदभार तो संभाल लिया है करण माहरा ने आज विधिवत। अब आगे उनके सामने कितने बड़े चैलेंज होते हैं और इन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए करण माहरा क्या क्या नए कदम उठाते हैं, क्या उनके नए पैतरे होते हैं कि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ पिछले कुछ दशकों में खड़ी रही थी वो आज भी एक बार फिर से खड़ी हो पाए। क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती होगी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण माहरा के सामने वो है 2024 का लोकसभा चुनाव और 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड को बड़ी जीत दिलाना, ये भी बड़ी एक चुनौती है। और गुटबाजी जिसको देखा जा रहा है कि एक बड़ी कमजोरी कांग्रेस की माना जा रहा है, उस गुटबाजी को भी खत्म करना है। और हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र के गांव में शनिवार देर रात ग्रामीण द्वारा निकाली जा रही हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। तनाव की सूचना पर जिलाधिकारी और एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे। आसपास के कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी को भी मौके पर बुलाकर स्थिति को काबू किया गया। वहीं घटना में 4 लोग घायल हो गए और एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आगजनी करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आयुष्मान भारत की वर्षगांठ पर आयोजित स्वास्थ्य मेले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित परिचर्चा सभागार में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा 16 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मेला और आयुष्मान भारत की 4थी वर्षगांठ के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। और इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार हर दिशा में कवायद करने में जुटी हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया था कि हम अपने राज्य के सभी लोगों को जो है 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है कि जहां आयुष्मान भारत के अलावा अटल आयुष्मान योजना में सभी लोग कवर होते हैं। और जब ये दिक्कत आ रही थी कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे थे, तो हमने कैबिनेट में एक निर्णय कराया है कि अब आयुष्मान कार्ड जो है सबके बनेंगे। ये भी निर्णय हो गया है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे राज्य में 5,37,000 परिवारों का निःशुल्क जो है कैशलेस इलाज हो गया है। तो क्या होता है कि जितना काम होते हैं बातें कम आते हैं। और इसके बाद जिन गांव में रोड नहीं है और वहां का गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल तक लाना है, तो हमने लगभग 1,500 डंडी कंडियां भी उस गांव में दे रखी हैं। और जो 4 लोग जो है उस मरीज को लेके आते हैं, उसके लिए भी पैसा जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग उन गांवों को देता है। लेकिन फिर भी मैं आज ये कह रहा हूं कि हम 2 दिन का चिंतन शिविर कर रहे हैं और आप लोगों के भी सुझाव लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि पहली प्राथमिकता हमारी यह है कि जो हमारे जिला हॉस्पिटल है और हमारे उप जिला हॉस्पिटल है,
ये लगभग 35 है पूरे राज्य में। और हमने कहा है कि वहाँ हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। और आपको 3 या 4 महीने में ये चीजें दिखाई दी। और प्रदेश के वनों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हेलीकॉप्टर के प्रयोग का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर जंगलों के करीब रखे जाएं, जिससे जरूरत पड़ने पर उनका तत्काल इस्तेमाल किया जा सके। हरीश रावत ने हेलीकॉप्टर के प्रयोग का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन के दौरान इस बार जंगलों में आग लगने की घटनाएं पहले ही बहुत हो गई हैं। बारिश की वजह से थोड़ा नियंत्रण हुआ है। यदि बारिश आगे भी जारी रही तभी पूरा नियंत्रण हो सकता है, मगर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में साल सागौन के जंगल हैं और इस बार गर्मी से उनके जलने की आशंका है। जंगलों की आग को लक्ष्यगत तरीके से पिछले साल के मुकाबले पहले वर्ष 25% और दूसरे वर्ष 50% घटाने का प्रयास होना चाहिए। इसमें ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जंगलों के नजदीक हेलीकॉप्टर रखे जाएं, ताकि प्रारंभ में ही यदि घने जंगलों के बीच में कहीं आग लगती है तो उसको बुझाने में हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि जो वनाग्नि है वो बढ़ती ही चली जा रही है और हर बार यही नजारा देखने को मिलता है। इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं क्योंकि सबक नहीं लिया जा सकता है कि ये भी बड़ा कारण मान सकते हैं। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने यहां पर एक सुझाव दिया है कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर को पास में ही रखा जाए जंगलों के, ताकि जैसे ही इस तरह की घटनाएं हो तुरंत हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे और आग से निपटने को हमेशा तैयार रहे ये हेलीकॉप्टर। तो फिलहाल पूर्व सीएम हरीश रावत का ये सुझाव कितना माना जाता है और कितना अमल में लाया जाता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी उत्तराखंड वासियों के लिए भी, क्योंकि एक ये बड़ी घटना हो जाती है। जैसे ही जंगल में आग लगती है वैसे ही भगदड़ भी मच जाती है, क्योंकि जो जंगलों के आसपास के इलाके हैं वो भी जद में आ सकते हैं। ये बड़ी घटना हो सकती है। तो फिलहाल समय समय पर सुझाव सभी की ओर से दिए जा रहे हैं और इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अपना सुझाव सामने रखा है, अपना तर्क जो है सामने रखा है कि वनों की आग को कुछ इस तरह से भी बुझाया जा सकता है, इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है समय रहते। तो हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा सकता है ताकि जैसे ही इस तरह की घटना संज्ञान में आए तुरंत वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंचे और आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि वनों में आग लगना कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। धीरे धीरे कर आग बढ़ती ही चली जाती है जंगलों में और काफी ज्यादा नुकसान भी होता है, चाहे वो हम पशुओं की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे वृक्ष भी होते हैं जो कि इस नुकसान की जद में आ जाते हैं। तो इसी के चलते चिंता जताई वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने, और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है अगर हम थोड़े से सतर्क रहें, सचेत रहें और अपनी पूरी तैयारी करके रखें तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। उधर कालसी चक्राता मोटर मार्ग में हाजा देसेव जाने वाले संपर्क मार्ग पर शनिवार शाम को एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार 3 भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। घटना स्थल पर हाजा दसेव के ग्रामीणों, एसडीआरएफ और कालसी पुलिस ने घायल और शव को निकालकर सड़क पर पहुंचाया। 4 लोगों की मौत से पूरे जौनसार क्षेत्र में शोक की लहर है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर जहां बुरा हाल हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मोइला टॉप बिस्सू मेला के देखने के बाद दसेव गांव के 5 लोग कार पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने मार्च महीने में उत्तराखंड को 105 करोड़ रुपए की देनदारी की किश्त अदा की है और इससे उत्तराखंड परिवहन निगम की आर्थिकी में बढ़ोतरी हुई है। परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले हल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तराखंड को देनदारी की सभी किश्त अदा कर रहा है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामले हैं जिनका परीक्षण कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें तमाम मामले हल किए गए। उत्तराखंड परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संपत्ति बंटवारे के रूप में कई किश्तों में धन अदा करना है। उत्तर प्रदेश द्वारा देनदारी की किश्त मिलने से उत्तराखंड परिवहन विभाग की आर्थिकी में बढ़ोतरी हो रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने यह भी कहा कि परिवहन का निर्माण जब हुआ था तब भी विभाग घाटे में था और अभी भी घाटे में है और ऐसे में घाटे की पूर्ति हो सके उस दिशा में विभाग के प्रयास जारी हैं, जिसमें कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सीएनजी बसों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि घाटे से विभाग को उबारा जा सके। देखिए, मेरे पास परिवहन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है और रोडवेज एक मुख्य सेक्टर है, मगर जो रोडवेज का मैंने अभी आकलन किया विभागों का, रोडवेज बहुत घाटे में चल रहा है। क्योंकि जो उत्तराखंड परिवहन निगम बना वो घाटे से बना, मगर 2 साल से जो कोरोना का जो मार आई है उससे परिवहन सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और मेरा पहला प्रयास है कि मैं रोडवेज की इनकम को बढ़ाऊं, चाहे इसके लिए मुझे सीएनजी की बसें लाने पड़े, इलेक्ट्रॉनिक बसें लाने पड़े, कुछ अन्य कार्यक्रम भी हमको करने पड़ेंगे और कड़ी निर्णय भी अगर हमको लेने पड़ेंगे तो हम आने वाले समय में रोडवेज को अच्छा मुकाम। रुद्रपुर के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बीजेपी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पहले उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्वीकार किया कि देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण कर लेगी और कहा कि महंगाई सप्लाई और पूर्ति का एक पार्ट है और इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते थोड़ी महंगाई है। और प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून से आए विजिलेंस विभाग की विशेष टीम ने शनिवार दोपहर कनखल क्षेत्र के एक बिजली घर पर छापेमारी कर एक अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगने की शिकायत बीजेपी पार्षद ने की थी। टीम ने फिलहाल रिश्वतखोर अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं आरोपी एसडीओ को 8 घंटे बाद भी विजिलेंस टीम देहरादून नहीं ले गई। ऐसे में गुस्साए विद्युत कर्मियों ने रात करीब 8:30 बजे बिजली घर के बाहर जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि एसडीओ को पकड़ा गया तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून ले जाना चाहिए था, लेकिन विजिलेंस टीम उन्हें कार्यालय में बिठाकर दोपहर से ही उनका उत्पीड़न कर रही है। आलम यह है कि एसडीओ कार्यालय में बैठे रो रहे हैं और विद्युत कर्मी देहरादून से आई टीम से लगातार पूछताछ कर रहे थे कि 8 घंटे से अधिक आखिर उनसे ऐसी क्या पूछताछ की जा रही है, जबकि कानून बोलता है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को टीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। वहीं विजिलेंस टीम का कहना है कि अभी वो मौके पर लिखापढ़ी कर रही है, जिसके बाद आरोपी को देहरादून ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड के 100 पुलिसकर्मियों को टूरिस्ट पुलिस बनाया जाएगा। बता दें कि ये सभी पुलिसकर्मी आगामी चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक गाइड की भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही पुलिसकर्मी यात्रियों और पर्यटकों को उत्तराखंड के अनछुए पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करवाएंगे। वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस विभाग का ये प्रयोग आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में ऐसे काफी धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं। किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, चारधाम यात्रा की के संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी
उसमें भी एक इस तरह की एक मंशा व्यक्त की गई थी कि पुलिस का रोल इस तरह के पुलिस क्रिएट करें हम, जिससे जो है टूरिस्ट फ्रेंडली हो जो। तो उसी अवधारणा के चलते हमने टूरिस्ट पुलिस का वो जो है दोबारा से रिवाइव करने का निर्णय लिया है और इनको 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया है। कुछ इनमें पुराने कोर्स किए हुए हैं, कुछ नए हैं और उनको बेसिक सॉफ्ट स्किल से लेकर के बेसिक इंग्लिश की स्किल से लेकर के कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के टूरिज्म के बारे में पूरा उनको जो है कोर्स कराए गए हैं। कैसे टूरिस्ट को डील करना है, कैसे उनकी मदद करनी है, वो सब रोल्स इनको बहुत अच्छे से हमने दिखाई दिया। और केदारनाथ वन प्रभाग के नागनाथ रेंज के खाल और सेमी के जंगलों में शनिवार सुबह से ही भीषण आग लग गई है, जिससे कि हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। और वही खाल के जंगलों में लगी आग खाल गांव के ग्रामीणों के गौशालों तक आने लगी है, जिससे कि ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और गर्मी का मौसम है और इस मौसम के बढ़ते ही पहाड़ों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में हर साल जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग के दावे फेल हो जाते हैं। हर साल जंगलों में आग लगने से हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं। नागनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप गौड़ ने बताया कि आग बुझाने के लिए 16 लोगों की टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर भेज दी गई है। जल्द ही आग बुझा दी जाएगी। उन्होंने लोगों से वनों में आग न लगाने की अपील की है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।